दोस्तों, मैं इस समय देश के सबसे जाने पहचाने गांधीवादी चेहरे श्री रामचंद्र राही के साथ में हूँ और मेरे रिश्ते में वो मामा भी लगते हैं। तो मैंने अभी उनसे ये सवाल पूछा है कि जो पूना पैक्ट को लेकर अंबेडकर जी ने लिखा है गांधी जी के बारे में, और जो एक समाज में काफ़ी इस वक्त ये चलाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि डिफेम किया जा रहा है गांधी को, लेकिन एक ये विचार चल रहा है कि गांधी जी ने दलितों का हक छीना एक तरह से, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था उसमें अड़ंगा लगाया। और जैसा कि शायद अंबेडकर, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने अंबेडकर का लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अंबेडकर साहब ने लिखा है कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे अपने अनशन के द्वारा, और इसके वजह से डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ गया, अपनी मांगें छोड़नी पड़ी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया। तो उसमें गांधी जी का क्या एक्चुअल में रहा, तो मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन बतौर गांधीवादी मैं राही जी से पूछ रहा था, तो मैं उसका वीडियो बना ले रहा हूँ, उसको चैनल पे डाल देते हैं ताकि लोग समझ सकें कि एक गांधीवादी नज़रिया उस घटना के पीछे क्या है। देखो, मैं गांधी की तरफ से कोई सफाई देने की औकात नहीं रखता हूँ। मैंने गांधी को, उनके विचारों को, उनके काम करने की पद्धति को समझने की जीवन भर कोशिश की है और उसके अनुसार यथासंभव कुछ करने की कोशिश की है। गांधी ने स्वराज्य के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि जो कांग्रेस और एकमात्र राजनीतिक समूह, इतने बड़े पैमाने का कांग्रेस थी, कांग्रेस एलीट की कांग्रेस थी और प्रेयर और पिटीशन की कांग्रेस थी, उसको इस देश के आम जनता की कांग्रेस उन्होंने बनाया। आम जनता को स्वराज्य के लिए लड़ने की सिपाही बनाया, लड़ने का सिपाही। उसमें उनकी नज़र में उन्होंने बहुत स्पष्टता से हिंद स्वराज्य में भी लिखा है, भारत गुलाम बना अपनी कमजोरियों के कारण। उन कमजोरियों में गांधी ने जाति और धर्म का विभाजन, एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, ये भारतीय समाज की कमजोरियां थी और उन्होंने महसूस किया कि ये कमजोरियां जब तक दूर नहीं होंगी, भारत आज़ाद नहीं रह पाएगा, स्वराज्य नहीं हासिल कर पाएगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा अभिशाप उन्हें दिखाई दिया, अस्पृश्यता का, जातीय आधार पर क्रूर विभाजन का। इसलिए उन्होंने कहा अस्पृश्यता भारतीय समाज का कलंक है और इसे मिटाए बिना हम स्वराज्य, सही स्वराज्य हासिल नहीं कर सकते। इस कलंक को माथे से मिटाने के लिए भारत के गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए, अनेक कार्यक्रम शुरू किए। हरिजन सेवा का काम, हरिजन शब्द उन्होंने दिया जिससे आज लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते, दलित इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो शब्द इस्तेमाल करें। उस समय जो स्थिति थी उसमें उन्होंने कहा कि ये हरि के जन हैं, जैसे हम हैं वैसे ये हैं, इसमें भेद ऊंच नीच का क्यों होना चाहिए। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने गौरवपूर्ण एक शब्द दिया था। आज उसको लोग नहीं मानते, तो नहीं माने, उसमें मूल भावना को समझे। मूल भावना ये थी कि मनुष्य और मनुष्य के बीच ऊंच नीच का भेद खत्म होना चाहिए। इसके लिए मंदिर प्रवेश से लेकर के और सफाई का काम
मुक्त ऐसे जितने काम जिसको समाज मानता था कि ये नीच लोगों का काम है, उन सारे कार्यों को गांधी ने अपने प्रयोग केंद्र जो आश्रम थे वहाँ अपने स्वयं शुरू किया और अपने सारे साथी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो जिस जाति का हो। मैं स्वयं गांधी के विचार के एक आश्रम में 1956 में पहली बार गया था। तो पहला काम, पहले दिन के बाद दूसरे दिन हमको जो ड्यूटी लगी वो पखाना सफाई की लगी। यानी जब कर्म विभाजन जो किया गया है ऊंच नीच के आधार पर, और उसमें जो श्रेष्ठता कनिष्ठता पैदा की गई है उसको तोड़ना जरूरी है। तो ये जो जाति विभाजन है, अस्पृश्यता का कलंक है, उसको मिटाने के लिए आप देखेंगे कि गांधी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ इस कलंक को मिटाने का भी आंदोलन चलाया। अब पूना पैक्ट की बात आती है, उसमें बहुत तरह के मतभेद हैं। पूना पैक्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये अंग्रेजों की एक चाल थी। जब से अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब हमको देश छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तब से उन्होंने भारतीय समाज को खंड खंड करने की विरचना की और उसी में जितने अलगाव की भावनाएं थी, अलगाव वाले समूह थे, उन सब को उभार कर उनका अलग अलग देश बने, टुकड़े बने, इसकी उन्होंने योजना बनाई। गांधी की दृष्टि में उस समय दो पहलू थे, जिन्हें हम दलित समूह कह रहे हैं, जिनको वो गांधी हरिजन कहते थे, उनका सम्मानजनक स्थान आगे जो समाज बनेगा, भारत बनेगा, उसमें मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो आंदोलन कॉमन मैन की भागीदारी से मजबूत हुआ, उसका ही आधार लेकर, उसकी मजबूती से ही ये संभव हुआ कि साम्राज्यवाद राज्यवाद से निकल के भारत सीधे लोकतंत्र में, एडल फ्रेंचाइज के आधार पर लोकतंत्र में दाखिल हुआ। दुनिया में अनेक सो काल सभ्य मुल्क हैं जहां एडल फ्रेंचाइज को हासिल करने के लिए आंदोलन करना। अगर आम आदमी की भागीदारी स्वराज्य हासिल करने के आंदोलन में नहीं होती तो इतनी आसानी से एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर लोकतंत्र स्वीकार्य नहीं होता। फिर मैं आता हूँ पूना पैक्ट के संदर्भ में, जैसा कि उसके डिटेल्स में अभी थोड़ी सी चर्चा में जाना संभव नहीं है, लेकिन गांधी की दृष्टि थी कि सम्मानजनक स्थान उन सभी तबकों को मिलेगा भारत में, स्वतंत्र भारत में, जिन्हें आज एकदम नीचे ढकेल दिया गया है। आज नहीं, लंबे अरसे से ढकेला गया है। उसका एक आधार तो एडल्ट फ्रेंचाइज है, दूसरा आधार जो विकल्प दिया गांधी ने वो रिजर्वेशन का विकल्प। और आज जो भारतीय समाज में दलितों का एक उद्भव है, उनकी एक शक्ति बनी है जिसको कोई पार्टी अवॉइड नहीं कर सकती, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये रिजर्वेशन का फैक्टर ही है कि कोई भी बड़ी से बड़ी जो पार्टी है, सत्ता की आकांक्षी पार्टी, वो कहीं न कहीं अपने को अंबेडकर का पक्षधर और दलित का पक्षधर साबित करने पर तुली। फर्ज कीजिए कि अगर दलितों के लिए अलग हिस्सा कर दिया जाता चुनाव में,
गांधी ने तो क्या किया, रिजर्वेशन में दलित उम्मीदवार होगा लेकिन वोट सब देंगे, यानी विभाजन नहीं, इसमें दलित को आइसोलेट नहीं किया, दलित को उसकी जो जगह थी वो जगह दिलाई। तो ये जो स्थिति है, अब इसमें क्या हुआ है, जो एक तो अंबेडकर एक दुनिया के श्रेष्ठ विद्वानों में थे, उनकी प्रखर बौद्धिकता का कोई उदाहरण दूसरा नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज चाहते थे कि तफरका हो जाए हरिजन और ब्राह्मण समुदाय में। जो डेलीगेशन गया था उसमें अंबेडकर साहब भी थे। जो कुटिल चाल रही अंग्रेजों की, उसमें उन्होंने अलग से उनको बोलने के लिए आग्रह किया, और गांधी ये जानते थे। गांधी के बोलने के बाद अंबेडकर खूब बोले और जितना अंदर से गुस्सा था सब उतारे, बाहर किए। उसके बाद लोगों के, अंग्रेजों के मन में यह था कि गांधी प्रतिक्रिया में आएंगे, रिएक्ट होंगे और आपस में जरा हमारे लिए देखने लायक तमाशा बनेगा। गांधी ने कहा, हमारे भाई अंबेडकर जितना कड़ुआ बोले हैं वह बिल्कुल सहज है। सदियों सदियों से हमारे देश के सवर्ण तबकों ने हरिजनों पर, दलितों पर जो अत्याचार किए हैं, जो उनको कुचलने की कोशिश की है, उसकी प्रतिक्रिया में गांधी ये कहते हैं, वो मेरे मुंह पर थूके भी तो मुझे उसे बर्दाश्त करना चाहिए, वो बर्दाश्त करने लायक। ये गांधी की सहनशीलता है, उदारता नहीं मैं कह रहा हूँ, रियलाइजेशन है कि भाई सदियों सदियों से समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो समाज की अनिवार्य सेवा करता है, उसको नीच माना गया, छूत का पाखंड खड़ा किया गया। गांधी उससे विचलित थे, इसीलिए उसको भारत के माथे का कलंक कहा। और ये गांधी ही थे जिन्होंने अंबेडकर को भारतीय संविधान बनाने की मुख्य जिम्मेदारी में, कानून मंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा की। अब ये जो अभी की राजनीति है, भारतीय राजनीति, वो केवल आज जो शासक पार्टी है वही घृणा की राजनीति नहीं करती। घृणा की राजनीति तो करीब करीब कुछ ना कुछ तत्व है, उसका हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। और गांधी ने जो बात कही थी वो तो समानता की कही, अहिंसा की कही, सत्य की कही, विकेंद्रित शासन व्यवस्था की कही, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की कही। आज जो कुछ भी चल रहा है वो शासन का अधिकतम केंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था का अधिकतम केंद्रीकरण और सामान्य आदमी का अधिकतम यंत्रीकरण राज्य व्यवस्था के द्वारा, ये सब किया जा रहा है। और इसमें गांधी विचार, गांधी के प्रयोग, गांधी का जीवन दर्शन बाधा है, उन्हें बाधक महसूस हो रहा है। इसीलिए गांधी पर हमला चौतरफा हो रहा है। ये चौतरफा हमला गांधी की प्रासंगिकता साबित करने वाला, सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर समाज रचना की अवधारणा देने वाला गांधी असत्य और हिंसा पर जो राजनीति हो रही है उसके मार्ग में बाधक तो दिखाई देगा ही, सहज बात है।
तो जो लोग गांधी को गाली देते हैं, गांधी का विरोध करते हैं, मेरा निवेदन है नम्रतापूर्वक कि गांधी को थोड़ा पढ़ें, गांधी को थोड़ा समझें। और कैसे, किस संदर्भ में? आज जो चुनौतियां हम झेल रहे हैं, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। एक उदाहरण मैं देता हूँ। गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा कि ये जो विकास है, ये विकास पागल अंधी दौड़ है जो हमें विनाश की तरफ ले जाएगा, और भारत इस पागल अंधी दौड़ में शामिल न हो, इसके लिए मैं अकेला भी रहूंगा तो चीख चीख कर कहूंगा कि ये विनाश के रास्ते पर मत जाओ। आज क्या हो रहा है दुनिया में? क्या हो रहा है? सारा का सारा संकट गहराता जा रहा है। मानव अस्तित्व और इस धरती के अस्तित्व का संकट गहरा गया है, और विकास कर रहे हैं हम। इस विकास का ही परिणाम है आज दिखाई दे रहा। यूक्रेन और सोवियत रूस का युद्ध हथियारों के सौदागरों का युद्ध है। इसमें आम आदमी मर रहा है, आम आदमी को कोई जगह है, कोई राहत नहीं है। हथियार के सौदागर और राज्यकर्ता, ये सब और उनके परिवार, उनके लोग आराम से, मरता कौन? गांधी ने कहा वो विकास की बुनियाद पर, कसौटी पर अंतिम आदमी को रखो। वो अंतिम आदमी अगर विकास की कतार में आगे आएगा तो वो सही विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब रास्ता तो आपने गांधी विरोधी लिया है। गांधी ने जो अवधारणा दी समाज रचना, उसको तो आपने माना नहीं, हमने माना नहीं, और जो परिणाम आ रहे हैं वो उसके कारण आप गाली दे रहे हैं गांधी को। गांधी ने जो बात कही सत्ता के, राज सत्ता के विकेंद्रीकरण की, वो हमने कहाँ अपनाया है? आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का कहाँ अपनाया है? आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, उसका एक अर्थशास्त्र उन्होंने दिया कि हर व्यक्ति उत्पादक हो, श्रमिक, सृजनकारी व्यक्तित्व हो उसका। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यंत्रों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यंत्र रिप्लेस करे मनुष्य को, ये मैं नहीं चाहता। मनुष्य को यंत्र बना दे, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि काम में ड्रेजरी को कम करे, आनंद को बढ़ाए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। ऐसा स्वायत्त यूनिट कृषि और उद्योग पर आधारित समाज में हो तो वो आज़ाद यूनिट रह सकता। ये सारे विचार गांधी ने दिए हैं। अब इसका विरोध वो सब करते हैं जो आज की व्यवस्था के पक्षधर हैं। आज की व्यवस्था को बदलने वाले जो भी हैं, जिन विचारधारा को, उनसे मेरा यही निवेदन है कि कृपया आज का संदर्भ लेते हुए गांधी को पढ़ने की कोशिश करें। गांधी को नापने तौलने के बदले गांधी को समझने की कोशिश ज़्यादा उपयुक्त बात होगी सबके।